समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ भी। ठीक है। गगन, आपका कोई डाउट? दीदी जैसे कॉलेज में टेस्ट होते हैं ना, तो आंसर राइटिंग में मार्क्स काट लेते हैं वो। ठीक है। मैम मुझे याद करने में भी याद करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ठीक है, मैम इसको एक। समझना भी बहुत मुश्किल है, मतलब टॉट एक समझना ही एक बहुत डिफिकल्ट। अगर समझ में आ जाता है ना, वो लाइन तो आ जाती है, लेकिन तब तक समझ में नहीं आती ना, तो वो सीन बहुत डिफिकल्ट। तो इसमें पेंडिंग पीछे जो रह जाता है ना, वो रह ही जा रहा है। तो याद करने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है टॉट को। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, मतलब कि याद कैसे करें, है ना। तो ये क्वेश्चन सबका कॉमन होता है, क्योंकि हम लोगों को, हम लॉ स्टूडेंट हैं और एक मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं जिन्हें काफी कुछ याद करना होता है। ठीक है, काफी सारे सेक्शन, जैसे कि देखो मेरा दिमाग है, मुझे नंबर्स याद नहीं रहते। ठीक है, ऐसे ही काफी बच्चे होते हैं, मतलब मेरे को हर एक चीज याद, मेरे को डेफिनेशन याद रहती है, लेकिन मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं रहता। ठीक है। तो ये मेरी एक नेगेटिव पॉइंट है कि मुझे नंबर्स याद नहीं रहते, मैं नंबर्स को ज्यादा अच्छे से याद नहीं कर पाती हूँ। तो अभी इसमें क्या है कि अब याद कैसे करना है, तो मैं आप लोगों को एक तरीका बताती हूँ। सबसे पहली चीज आपकी यही है कि सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। जब आप उसे क्लियर कैसे करना है, आपको 2 बार उसे पढ़ना है थॉरली। ठीक है। क्या करना है, उसे 2 बार थॉरली पढ़ना है। उसके बाद चलो जी, जैसे मैंने एक बार क्लास में पढ़ाया, एक बार आपने क्या किया, रात को सोने से पहले, चलो चलो मैं तो लेट लेती हूँ ना क्लास, या कल आपने रिवाइज कर लिया मेरी क्लास से पहले, 2 बार रिवाइज कर लिया। उसके बाद क्या करो कि उसके बाद जब रिवाइज कर लिया तो मैं आपको अपने नोट्स देती हूँ। तो मेरे नोट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आप एक एक चीज को नोट डाउन तो करोगे नहीं, तो मेरे नोट्स में से आप क्या करो, उसे रिवाइज कर लो एक बार। अब याद कैसे होगा कि एक ना नोटबुक लगा लो। ठीक है। इस नोटबुक में ना, जैसे मैं तो स्पाइरल नोटबुक रखती हूँ, अब पता नहीं कहाँ पड़ी होगी भाई। अ, जैसे कि ये मतलब मेरी काफी मोटी नोटबुक है, ऐसा ना स्पाइरल का एक रजिस्टर लगा लो, मतलब इसमें देखो पार्टीशन हो रखा है, ये कलरफुल पेज आते हैं ना ऐसे, मैं तो ऐसे वाला रजिस्टर लगाती हूँ कि जिसमें कलरफुल पेज आए। ये देखो इसमें पिंक कलर आ गया ना, ये पार्टीशन वाले 5 इसमें पार्टीशन होते हैं। तो इसमें क्या करना कि एक पेज पे, एक मतलब एक नहीं, जैसे 5 पेजेस यहाँ छोड़ दिए, कि 5 पेजेस में आप क्या कर लो, सारे केस लॉज लिख लो। ठीक है, क्योंकि केस लॉज, अगर हम टॉट की बात करें तो टॉट में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, इसमें कोई सेक्शन नंबर तो है नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो केस लॉज है। केस लॉज को लिख लो, एक ही जगह पे लिख लो, क्योंकि देख, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बार बार ऐसे पेज पलटते जाओगे। ठीक है, और इसमें इतना टाइम वेस्ट जाता है, तो एक ही जगह लिख के रख लो। ठीक है। तो मान के चलो कि आपने पूरा टॉट पढ़ लिया, लेकिन ये काम आपको धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि पूरा टॉट पढ़ लूंगी उसके बाद मैं करूंगी, तो फिर तो काफी ज्यादा होच पोच हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ एक एक टॉपिक, उसके केस लॉज यहाँ लिखते जाओ। पहले ऊपर लिख लो हेडिंग कि ये है जनरल डिफेंसेस, जनरल डिफेंसेस के ये केस लॉज करवाए। उसके आगे लिख भी लो कि ये जो ये वाला केस का नाम है, उसके नीचे ये हेल्ड है, इसका ये फैक्ट है, ये हेल्ड है, लिख लो। और उसके आगे ये भी लिख लो कि भैया ये केस लॉ इस वाले से रिलेट करता है। अगर टॉट की बात, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो वहां पे लिख लो कि सेक्शन नंबर, जैसे कि सेक्शन नंबर हमारा 10 है, जो कि बात करता है धर्मोदास के केस के बारे में, तो वहां पे सेक्शन नंबर मेंशन कर दो, वो आपको याद रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि लिखने के बाद ऐसे ही पढ़ा है, इसे आपको बार बार रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे कि जैसे कि पहले तो आप हर रोज इसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार बस इसे देख लो, रिवाइज भी मत करो, तो सिर्फ देख लो। और थोड़ा आपको क्या लगना चाहिए, वो अट्रैक्टिव लगे। मतलब ऐसा नहीं है, अब जैसे मैंने सेम, जैसे आपने देखा होगा कि मैं नोट्स बनाती हूँ,
तो ये देखो, ये बिल्कुल मैंने एक ही कलर, एक ही पेन, मतलब एक ही पेन से लिखा हुआ है सारा कुछ। अब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, रुको मैं इसे हटाती हूँ, है ना, ताकि दिख जाए। बैकग्राउंड एंड इफेक्ट, एक सेकेंड। ये रिमूव कैसे होगा? इससे तो ज्यादा ब्लर हो जाएगा ना। पता नहीं अभी रिमूव कैसे होगा। लेकिन देख लो कि जैसे मैंने इसमें ना एक ही कलर से सारा कुछ लिखा हुआ है, एक ही कलर से, ठीक है, मतलब एक ही पेन से लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं करना है। जैसे केस का नाम आ जाए तो उसको हाईलाइट कर लो। क्या कर लो? उसको हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप उसे बार बार देखो तो आपके वो दिमाग में छप जाए। आपको पता ना कि एक एक जैसे हम लोग याद करते हैं तो एक फोटो हमारे दिमाग में छप जाती है कि इस पेज पे इस वाले केस में ये लिखा था, ये लिखा था, तो वैसे आपको याद करना है। तो आपने 5 पार्टीशन बना लेने हैं, ठीक है। मैं देखो, मैं पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का मैं कुछ नहीं बता रही, क्योंकि बकवास है, सब बकवास है, बस वही BL LB में पहले 2 सालों में आएगा, उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं लॉ के बारे में बता रही हूँ, लॉ के सब्जेक्ट्स का आप ऐसा कर लो। अब आ रही सेक्शन नंबर की बात। देखो, अब आपने पूछा कि याद कैसे होगा। याद ऐसे ही होगा, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार याद हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, एक बच्चे ने 5 बार रिवाइज किया, ठीक है। अब एक बच्चे ने एक महीने में 20 बार रिवाइज कर लिए, तो ऑब्वियसली बात है कि जिसने ज्यादा बार रिवाइज किया है उसके ज्यादा नंबर आएंगे। तो जितनी बार रिवाइज करते जाओगे वैसे वैसे वो आपको याद भी होता जाएगा, और वैसे वैसे आप लिखते भी जाओगे एग्जाम में। अब दूसरी चीज है कि सेक्शंस, तो सेक्शन नंबर भी ऐसे ही याद होगा। सबसे पहले तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब कि ये मैं कहूंगी कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है। कॉलेजेस में बोलता है कि बेयर एक्ट मत लो, बुक से पढ़ लो। नहीं भाई, बेयर एक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बता ही नहीं रहे हैं कि बेयर एक्ट खरीदना है। हमें तो सेकेंड ईयर में पता चला था कि बेयर एक्ट होता है, ठीक है, फिर हमने खरीदा, फिर मैंने सारे बेयर एक्ट इकट्ठे खरीद लिए थे अपने सेकेंड ईयर में ही। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आपको फर्स्ट ईयर में ही खरीदना, इकट्ठे मत खरीदो। लेकिन अभी जैसे कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, तो कॉन्ट्रैक्ट का खरीद लो। फिर आपके पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आएगा, पार्टनरशिप एक्ट आएगा, तो बारी बारी करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक बेयर एक्ट खरीद लो। मतलब कॉलेजेस में बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि बेयर एक्ट पढ़ना कैसे है, ठीक है। अब जैसे ये तो टॉट है, टॉट में तो कोई बेयर एक्ट नहीं है। लेकिन अगर अगर हम लोग क्रिमिनल लॉज की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो उसमें बेयर एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट का खरीद लो, कॉन्ट्रैक्ट तो होगा, उसे वहां से पढ़ो, ठीक है। अब आप कहोगे कि बेयर एक्ट खरीदने के बाद वो समझ नहीं आता, तो समझ नहीं आता, तो मैंने कहा ना कि आपको अपना कंसेप्ट तो क्लियर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, चाहे कॉलेज से करो चाहे यूट्यूब से करो, लेकिन अपना कंसेप्ट पहले क्लियर रखो, तभी आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी समझ आएगी। और वही जैसे मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बताया, तो वैसे 5 या 6 पेजेस सेक्शन नंबर के रख लो। सेक्शन नंबर, जैसे मैंने आज BNS की क्लास में बताया कि हमारा सेक्सुअल हरासमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, रेप का केस हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आप यहाँ लिख लो। कि पहले हेडिंग डाल दो कि हम लोग इस वाले टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, फिर वहां पे सेक्शन नंबर ये रहा सेक्सुअल हरासमेंट। कि जब भी आप इसे, अगर आप इसे एक दिन में एक बार भी रिवाइज कर रहे हो, अगले आपने 10 दिन तक इसे रिवाइज कर लिया, तो आपके दिमाग में छप जाएगा, तो ऐसे याद हो जाता है। समझ, सबको समझ है ना कि ये याद करना, सबका दिमाग एक जैसा, सबका दिमाग बुझ जाए, किसी को कुछ याद नहीं होता। लेकिन भैया, आप किसी से, आप बड़े से बड़े टीचर से पूछ लो, वो आपको कहेगा रिवाइज, कि भैया रिवाइज कितनी बार किया, रिवीजन कितनी बार किया। बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं, रिवाइज करता नहीं है कोई भी। भाई हमने तो स्कूल में कभी हम तो स्कूल में कभी पढ़े ही नहीं, है ना, स्कूल में तो कोई ऐसी बात बताता ही नहीं है। लेकिन कॉलेज में अगर आपको अच्छे नंबर, अगर आपको, मैं हर बच्चे को ये बोलती हूँ कि अगर आपको अलग बनना है, आपकी क्लास में 30-40 बच्चे होंगे, अगर आपको उससे अलग बनना है, तो हर चीज को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। सारे सारे बच्चे बेयर एक्ट खरीदेंगे सेकंड और थर्ड ईयर में, आप फर्स्ट ईयर से ही बेयर एक्ट खरीदना स्टार्ट कर दो, और उन्हें उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये तो रहा याद करने का कंसेप्ट, कि आपको इस तरह से याद करना है। जैसे मैंने बोला कि स्पाइरल में 5 कलर के पेजेस होते, 5 कलर के पार्टीशन होते हैं, एक एक सब्जेक्ट के लिए लगा लो, उसमें केस लॉज भी लिख लो, सेक्शन नंबर लिख लो, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख लो,
कि जैसे सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन डेफिनेशंस को लिख लो कि सेक्शन नंबर ये सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्शन नंबर 63 रेप, और इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिख लो ताकि याद रहे। अब आप ये नोटबुक एग्जाम से पहले पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, मेरे नोट्स को प्रिंट आउट कराते हैं, फिर प्रिंट आउट करवाने के बाद वहां से पढ़ते हैं। अब मैंने तो अपने नोट्स में हर चीज लिखनी है ना, मैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा पूरा नोट्स लिख दूंगी, मेरे को तो अपने नोट्स में हर चीज लिखनी पड़ेगी। अगर जहां पर एक केस लॉस की जरूरत है, मैं वहां पे 4 केस लॉस लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं कहूंगी एग्जाम के टाइम पे आप मेरे नोट्स से नहीं, आप अपने नोट्स बनाओ, ऐसी एक कॉपी बना लो, वहां से पढ़ो। समझ गए, याद करने का तरीका यही है। मुझे भी याद नहीं होता, आपके सामने ही है, मैंने बताया कि मुझे भी सेक्शन नंबर याद नहीं होते। मेरे को तो मैथ ही नहीं आता, पता नहीं किसने बनाया मैथ, मेरे को तो कभी आया ही नहीं। अभी भी मेरे को प्लस माइनस में मैं ऐसे बौंदड़ जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मेरे को प्लस माइनस में भी कैलकुलेटर ना हो तो मैं सबसे बेकार हूँ मैथ में, समझ रहे हो। लेकिन हमें सेक्शन नंबर तो याद करना पड़ता है। अब दूसरा है कि आंसर को लिखना कैसे है, ये एक कला होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमें इसे लिखना कैसे। आपको आपका सबसे पहले तो पता हो कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखनी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने लिख ली। अब इंट्रोडक्शन कितनी लाइनों में, 4 से 5 लाइनों में लिखनी है, ठीक है। फिर आपको करना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको डेफिनेशन लिखनी होती है या फिर सेक्शन नंबर लिखना होता है। जैसे डेफिनेशन आ गई कि भैया रेप का ही हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि रेप का क्वेश्चन आया, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखोगे रेप की, सेक्शन नंबर भी लिखोगे। फिर आप आगे बताओगे, जैसे मान के चलो कि जनरल डिफेंसेस आया तो उसके टाइप्स क्या हैं, यहाँ पे टाइप्स की हेडिंग डालो, मतलब एक फ्लो चार्ट आप बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे, एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इस तरह से बना दो, पहले तो बॉक्स में लिख दो सारी चीजों को, उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को 2 से 3 लाइनों में क्या करो, एक्सप्लेन करो। ये लॉन्ग आंसर के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। 2 से 3 लाइनों में मान के चलो आपने यहाँ पे 5 पॉइंट्स फ्लो चार्ट में ऐड ऑन करे, तो 5 पॉइंट्स में आपको एक एक पॉइंट में 3 से 4 लाइनें लिखनी है, समझ रहे हो। हर चीज को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे टाइप्स नहीं है, मान के चलो यहाँ पे सेक्शन नंबर है, तो सेक्शन नंबर सीरीज में स्टार्ट हो जाओ। आपको अपने एग्जाम में सेक्शन नंबर और केस लॉज लिखने हैं, तो सेक्शन नंबर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो। जैसे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग लेके चले तो सेक्शन नंबर 10 है ना। सेक्शन नंबर 10, 11, 12 कंपटेंट के बारे में बात करते हैं कि भैया एज होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसे एक्सप्लेन करो ना। कि पहला पॉइंट है कि भैया क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। इसे 2-3 लाइनों में विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो। फिर दूसरे में आप लिखोगे कि कंपटेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरे में आप लिख दोगे कि भैया लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन। फिर इसे 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करो, इस तरह से एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको केस लॉज लिखने हैं। जैसे आपने टाइप्स लिख दिए, फ्लो चार्ट बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर सेक्शन नंबर्स को भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, सेक्शन नंबर ये बात करता है, सेक्शन नंबर 11 ये, सेक्शन नंबर 12 ये। फिर आपको लिखना है, फिर आपको केस लॉज लिखने हैं। हर एक लॉन्ग आंसर में आपको 2 से 3 केस लॉज लिखने हैं। फिर आपको लास्ट में लिखना है कंक्लूजन। तो आप बोलते हैं कि भाई कंक्लूजन कैसे लिखें, तो सिंपल है, जो आपने इंट्रोडक्शन में लिखा है वही आप कंक्लूजन में लिख दो, सिंपल। इंट्रोडक्शन में लिखा कि भैया ये है, ये डील करता है, फ्रॉड ये है, ऐसा है, तो वैसा ही आप सेम यहाँ पे कंक्लूजन में लिख दो कि भैया इन दिस क्वेश्चन, इन दिस आंसर वी कंक्लूड, कि हमने ये चीज़ कंक्लूड की कि भैया इसमें इतने आर्टिकल्स हैं, इसकी ये पनिशमेंट है, बस इतना। ऐसे आपको लिखना होता है। अब आप लोगों ने, अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में करना है, जो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसमें आपको ऐसे ही करना, आपके 6 पेजेस बहुत आराम से भरते हैं इसमें। अब कल मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किसने क्या क्या लिखा है। हम्म। अब मैं जिससे भी मतलब पूछूंगी, ये जैसे सोना का है ना, तो अब आप मेरे को बताओगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आई, इसे लिखते हुए कहाँ दिक्कत आई है, क्या प्रॉब्लम आई है, मेरे को बता दो।
मैम जैसे कि आपने बोला था कि जनरल डिफेंसेस के बारे में लिखना है, केस लॉस के बारे में, तो मैंने सिर्फ उनका डेफिनेशन लिखा और केस लॉस लिखा है। जैसे आपने बताया कंक्लूजन लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, वो सब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। हम्म, इवन मैंने टाइप्स क्या होता है जैसे आपने बताया वो भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मुझे अभी पता चला। ठीक है। अब देखो, अब जैसे आपने एक ये आंसर लिखा, ठीक है, इसमें बहुत सिंपल है, एक्ट ऑफ गॉड, मतलब सिर्फ हेडिंग डाल दी, एक्सप्लेन कर दिया केस लॉ। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, तो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? तो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करोगे ना, जैसे जनरल डिफेंसेस का क्वेश्चन आया तो लिखोगे कि जनरल डिफेंसेस होता क्या है, इसमें कौन लेता है जनरल डिफेंसेस, कौन लेगा भाई, डिफेंडेंट लेगा। डिफेंडेंट के बारे में बता दो, कौन होता है प्लेंटिफ होता है, कौन डिफेंडेंट होता है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो आपको अपना दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि जो टीचर ने पढ़ा दिया सिर्फ वही। थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा कंक्लूजन अपने हिसाब से ऐड ऑन करना स्टार्ट करो अभी से। समझ गए? क्योंकि इसमें तो जनरल डिफेंसेस की बात करें, इसकी इंट्रोडक्शन में लिख दिया, फिर आपको टाइप्स बनाने हैं कि इसमें इतने तरह के, ये मिस्टेक आ गई, ये वो आ गया, प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये सब आपको लिखना है। फ्लो चार्ट बना के फिर आप उसमें क्या करो, ऐड ऐड ऑन कर दो सारी चीज़ों को, दो दो तीन तीन लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। और एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ कि आपने लिखा कैसे है। फिर मैं आपकी मिस्टेक्स भी बता दूंगी ना। हम्म। ये जो आपने अंडरलाइन किया है ना, ये सही है बिल्कुल। मतलब कि जब भी आपको कोई हेडिंग लिखनी है या कुछ भी लिखना है, तो उसमें आपको अंडरलाइन जरूर करना है। समझ रहे हो कि ये पहला पॉइंट है तो इसे अंडरलाइन कर दो। केस लॉ लिख रहे हो तो उसे अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को दूर से ही देखने से ही पता लग जाए कि ये हाईलाइटेड कर रखा है, तो ठीक है। ठीक है, बाकी देखो और तो कुछ भी नहीं है। अब मैं डेली आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देती रहूंगी, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। गगन ने भी ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं लिखा ना? दीदी ये लास्ट के पेजेस है, फर्स्ट वाला जो पेज है वो लास्ट में है। अच्छा। हम्म। देखो इसने लिखा है, when the plaintiff begins an actions against the defendant for a particular tort, providing the existence of all the essential of the court, the defendant would be liable for the same। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो फ्लो चार्ट आपने बनाया ना, आप इसे थोड़ा अच्छे से बनाना। कैसे बनाओगे? जैसे कि यहाँ पे लिख दी हेडिंग, जनरल डिफेंसेस, ठीक है, इसे बॉक्स में कर दो या किसी भी तरह से कर दो ना ऐसे, तो सही रहेगा, ठीक है। मतलब बनाया ठीक है, ठीक है, बिल्कुल किसी भी तरह से बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं ज़्यादा एक्चुअली मैं बनाती हूँ इस तरह से, और फिर इसे बॉक्स में कर देती हूँ, मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। लेकिन आप किसी भी तरह से बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस आपको मेन यही है कि कंसेप्ट क्लियर रखो, केस लॉस को याद रखो, सेक्शन नंबर को याद रखो, डेफिनेशन को याद रखो, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ऐड करो, आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब किसी ने कुछ याद किया, मतलब जनरल डिफेंसेस के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा हो, कुछ याद किया हो, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को एक बार लिख के दिखाओ, चाहे देख कर ही लिख कर दिखा दो आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसे ऐड करना है, फिर मेरे को जल्दी जल्दी से फोटो भेज दो, 5 मिनट का टाइम ले लो,
क्योंकि मैं तो बाकी क्लासेस में मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं टीपीए में भी मैं बच्चों को उसी टाइम क्वेश्चंस देती हूँ और वो उसी टाइम करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग अभी कर सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट का आपको टाइम मिल जाएगा, फटाफट से आप लिख के मेरे को फोटो भेज दो, चाहे तो देख कर ही लिख लो। बस एक बार इतना पता लग जाए ना कि इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, क्या से क्या, फिर मैं गलती बता दूंगी अगर कोई होएगी तो। बताओ, करना है? क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे याद कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है लॉ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन ये है कि बस अपना बेयर एक्ट को कैरी करके रखो हमेशा। ठीक है, अब किसी का कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो, आंसर लिखना है नहीं लिखना है तो वो भी बता दो माइक ऑन करके। अरे शर्माओ ना, कुछ बोलो, कुछ तो बोल दीदी लो। जैसे आंसर लिखना होगा तो वो है दीदी जैसे आंसर लिखना होगा वो 10 मिनट के अंदर पूरा 10 मिनट के अंदर अंदर मतलब अंदर अंदर पूरा आंसर लिखना 10 मिनट में सिर्फ। नहीं, ये होता है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है या कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब जैसे हमारी पंजाबी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 10 शॉर्ट आते हैं। ये आते थे 11-11 नंबर के, ये आते हैं 3-3 नंबर के। तो मैंने तो अपना हिसाब किताब, मेरा तो मतलब 2 घंटे में पेपर पूरा हो जाता था। पहले मेरे को टाइम लगता था फर्स्ट सेकंड ईयर में, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो मेरा 2 ढाई, पहले 2.5 घंटे, पहले 3 घंटे में पूरा होता था, फिर ढाई में, फिर 2 में होने लग गया। इस तरह से एग्ज़ाम मेरा। लेकिन मैं क्या करती थी स्टार्टिंग में, जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में थी, तो मैंने ये हिसाब किताब लगाया कि आधा घंटा मैं दूंगी एक लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि 4 आ रहे हैं। तो अगर मैं 2 घंटे दे दूंगी लॉन्ग क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छे से मैं अटेम्प्ट कर, जैसे मैं 6-6 पेजेस भरती थी, तो 6 पेजेस मैंने भरने चारों में, मतलब 6 पेजेस एक क्वेश्चन में, 6 पेजेस एक में। और ये 3-3 नंबर के थे, तो इसमें मैं 10 शीट्स भरती थी। तो 10 शीट्स मैंने इसमें भरनी, मतलब कि लास्ट में मेरे 5 शीट्स बचती थी। तो एक साइड क्वेश्चन नंबर 1, इसके अगली साइड क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 10 क्वेश्चंस में शॉर्ट कर देती थी 1 घंटे में। तो 2 घंटे में तो लॉन्ग। मैम इतना सारा कंटेंट लाएंगे किधर से लिखने के लिए कि मतलब 6 पेज एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा कंटेंट लाना किधर से, इसमें तो कोई याद करना स्टोरी भी नहीं पड़ेगा लिख वो तो, सकते अपन। मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं इतना याद करके गई, इतना याद करके गई, क्योंकि देख कोई बताता तो था नहीं हमें, ना कॉलेज में ना कोई कोचिंग, कुछ भी नहीं। तो इंग्लिश का पेपर था मेरा पहला। मैंने क्या किया, सब याद करके गई सब। वहां जाके वहां जाके ना क्वेश्चन आया, एक इंग्लिश में हमें एक बुक लगी थी, उसका एक क्वेश्चन आया, एक ये क्वेश्चन और ये, ठीक है, एक ये क्वेश्चन और ये। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन ये वाला लिख दिया, आंसर मैंने इसका चेप दिया। मतलब क्वेश्चन नंबर सही था, लेकिन क्वेश्चन ये लिख दिया, आंसर इसका लिख दिया। और फिर बाद में देखा कि कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ हो गई। फिर मैंने देखा अरे यार गलत हो गया, गलत। इतना याद करने के बाद भी फिर भी मेरे एग्जाम में कुछ याद ना, कुछ नहीं याद आया, कुछ भी नहीं। इंग्लिश का पेपर मेरा सबसे बेकार गया था और सबसे ज्यादा नंबर मेरे इसी में आए थे, समझ रहे हो? तो मतलब कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होगा, 1-2 सेमेस्टर में फील होगा, उसके बाद वो आपका फ्लो बन जाएगा वो चीज करने का ना। अब जैसे अब मेरे को कोई बोले कि भाई पेपर देना है, बीएनएस का पेपर देना, मैं तो 1 घंटे में लिख दूंगी 30 शीट्स, 1 घंटे में, मेरे को तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है ना कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं हमें सोचना पड़ता है। तो जो पहले के 15 मिनट मिलते हैं ना, उसमें से आप सोच लो, और मतलब इतने अच्छे से रिवाइज करके जाओगी आपको सोचना ही ना पड़े। मैंने तो यही सोच लिया था इंग्लिश का पेपर देने के बाद, कि इतने अच्छे से पढ़ के जाऊंगी कि दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसकी जगह क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। और वो कंटेंट है तो कंटेंट तो आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी करके करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जैसे आपके गगन, आपके उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आते हैं, उसके हिसाब से ना आप अपना टाइम मैनेज कर लो। मतलब मैं तो 2 घंटे में लॉन्ग, 1 घंटे में शॉर्ट करती थी। टोटल 14 क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करती थी 3 घंटे में। लेकिन वो टाइम धीरे 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 मेरा कम हो गया, 3 घंटे से ढाई हो गया, फिर 2 हो गया। तो फिर 2 से भी मेरा कम हो गया था, धीरे 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 जैसे जैसे मैं पढ़ती गई और पढ़ाती गई ना,
तो वो वैसा आपका सही हो जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? दीदी, कॉलेज वाले बोल रहे थे कि जैसे ना पेपर आएगा तो उसमें आपको ना 40 शीटें भरनी है। 15 नंबर के तो 4 क्वेश्चन आएंगे और एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, एक 4 क्वेश्चंस आएंगे 15-15 नंबर के, 5 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस आएंगे 5-5 नंबर के, यही 8 क्वेश्चंस हैं। हाँ जी दीदी। तो अगर 40 से, भाई मैथ नहीं आता, तो मतलब कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आप लगा के चलो कि अप्रोक्स आधा घंटा, कि आपको आधे घंटे में कंप्लीट करना है। अगर 40 शीट्स हैं तो ये भी 5-5 नंबर के हैं, तो इसमें आप 10 शीट्स रखो साइड, 10 शीट्स पे आप करो 5-5 नंबर के क्वेश्चन। 10 मतलब 10 इन द सेंस कि एक शीट ये, एक इसके पीछे वाली एक शीट ये, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको एक क्वेश्चन करना है आपको 2 पेजेस पे। तो अगर आप ऐसे 5 पेजेस पे 5 क्वेश्चंस करोगे 2 पेजेस पे, तो 10 शीट्स आपकी, ये 40 में से 10 शीट्स आपकी गई है। और ये आप कर सकते हो 1 घंटे में, बहुत आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना। और अब रहे 30 पेजेस बच गए, 30 में 4 3 4 कितना भाई, कितना बनेगा? तो आप अप्रोक्स वही 6 से 7 शीट्स आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी एक लॉन्ग आंसर करने के लिए, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा, तो आपका फिर सारी शीट्स भी फुल हो जाएंगी और सारे आंसर्स भी हो जाएंगे। लेकिन पहले बच्चे क्या करते हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चंस करने लग जाएंगे। भाई पहले लॉन्ग करो, शॉर्ट तो अगर एक आधा छूट भी गया तो भी 5-10 नंबर का नुकसान होगा, लेकिन पहले लॉन्ग क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं हमेशा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपका जैसा क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने अकॉर्डिंग भाई शीट्स होती हैं, हमें 32 शीट्स मिलती थी, आपको 40 मिल रही हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब वो शीट्स भी मैटर करती हैं कि वो चौड़े वाली शीट्स हैं कि ऐसे लंबे वाली शीट्स हैं, तो वो सब आपको देख के उसके अकॉर्डिंग ही आंसर्स को लिखना है। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया 6 पे तो 6 पे ही लिखना है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो कर लेना, टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सोना, आपका कोई क्वेश्चन है तो बोल लो। मैम, वैसे मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें कॉलेज में बोला गया है कि जैसे भी बीएनएस हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, जैसे सेक्शंस जैसे मतलब लाइन टू लाइन लिखा है ना, लाइक पेरेट्स में, तो वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं लिखना है, मतलब लाइक अपने मन से नहीं लिखना है, बट सेक्शंस जैसे लिखा है पूरा बुक में या फिर मतलब लाइक वेबसाइट पे पीडीएफ में, तो वैसे ही लिखना है, और बस कुछ इलस्ट्रेशंस एंड केस लॉस देना है। तो ऐसे नहीं है, वैसे तो याद करना मेरे लिए। अब मेरी बात सुनो 5 सब्जेक्ट हैं, अब कैसे याद करोगे भाई, इतना कुछ नहीं हो पाएगा। तो जस्ट आप इतना याद करो कि जैसे सेक्शन नंबर 10 कंपटेंसी के बारे में बात करता है, फिर उसे एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि हमारे बेयर एक्ट में जो हेडिंग है वो भी 2-2 लाइनों की है। टेकिंग ऑफ पोजेशन पता नहीं क्या क्या है, वो भी 2-2 1-1 2-2 लाइनों की हैं, तो उसे इससे अच्छा कि हम थोड़ा इजी वे में याद कर लेना, थोड़ा शॉर्ट में लिख के नीचे एक्सप्लेन कर दो। लेकिन हाँ, लेकिन ये करना सीरीज में ही है कि सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, अगर आपके पास आ गया कि भैया वॉइडेबल बताओ, है ना, एक एक हमारा चैप्टर है वॉइडेबल हाँ, एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, जो कि हमारा बात करता है हाँ, 24 से लेके 30 तक बात करता है। तो ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए कि भाई 24 में ये है, 25 में ये है, फिर एग्रीमेंट का रिस्ट्रेंट आ जाएगा, उसके एक्सेप्शंस आ जाएंगे, वेजर एग्रीमेंट आ जाएगा, वो आपको प्रॉपर सीरीज में करना है फिर, ठीक है। करना सीरीज में ही है। अ, और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, मैं पहले क्या करती थी कि मैं ऐसे सेक्शन नंबर लिख के, हेडिंग याद नहीं आती थी, ऐसे जगह छोड़ के नीचे लिख देती थी। तो प्लीज आपको हेडिंग की जगह नहीं छोड़नी, नहीं आता तो सेक्शन नंबर 10 लिख के उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर दो, लेकिन जगह मत छोड़ो।
अगर आपको सेक्शन नंबर भी याद नहीं है तो भी जगह मत छोड़ो, उसके लिए बस बस इतनी छोटी सी स्पेस छोड़ दो, ताकि आप वहां पे ऐसे लास्ट में अगर किसी से पूछ लें तो लास्ट में बस ऐसे लिख सको। उसकी भी ऐसे इतना बड़ा लिख के जगह छोड़ दी तो वो मत करना प्लीज, ठीक है? ये नॉनसेंस होते हैं, मतलब जो जो ज्यादा ही होशियार बनता है वो ऐसा काम करता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। नहीं याद आ रहा तो छोड़ दो, और इतना टाइम नहीं है। अगर पूछना, अगर दोस्तों से पूछना है, लास्ट में हम लोग पूछते थे, क्योंकि हमें तो टाइम भी दे देते थे कि चलो तुम कर लो, है ना, थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह कर लो लास्ट में, तो हम तो आराम से सारे सेक्शंस पूछते थे। जैसे मेरे को लेबर लॉ बहुत गंदा लगता है, ठीक है, मेरे को काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स है जो बहुत बेकार लगते हैं, मैं पढ़ के ही नहीं जाती थी एग्जाम में, और मैं ये अपनी सहेलियों से पूछती थी सारे सेक्शन नंबर, तो फिर वो बता देते थे। जब क्योंकि नहीं, मेरे को पता नहीं होता था, इसलिए मैं उनसे पूछ के लास्ट में लिखती थी, बस इतनी छोटी सी जगह छोड़ती थी। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लाइन लगी हुई है, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देती थी, यहाँ पे लिख देती थी कि सेक्शन नंबर, ऐसे इस तरह से, ठीक है? लेकिन जगह मत छोड़ना, नहीं आता तो मत छोड़ो। केस नहीं आता, कई बच्चे क्या करते हैं, फैक्ट लिख के आ जाता है, केस का नाम लिखते नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे केस ऐसे लाइन लगा के नीचे लिख के आ जाएंगे कि केस का नाम पता नहीं है, तो मत लिखो। केस नहीं आता तो ऐसे एग्जाम्पल लिख के फिर आगे लिख दो, ठीक है? लेकिन केस का नाम नहीं आता तो छोड़ना नहीं है, जगह नहीं छोड़नी है, फिर मैडम को लगता कि बच्चे को आता नहीं है, ठीक है? और कुछ? अरे यार इतने आप बोलो बोलो। मैं बोल मैं बोल रही थी कि आप रोज क्वेश्चन दे दीजिएगा तो हम उस हिसाब से आंसर्स हाँ, आपको लिख के मैं दे देंगे। मैं क्वेश्चंस अब डेली दे आज दिया करूंगी। यस, आज तो नहीं लिखेंगे। नहीं नहीं, आज कोई बात नहीं, बस मैं, क्योंकि मैंने शायद आपको पहले भी बोला था, आप लोगों को आपकी ही क्लास में मैंने पहले क्वेश्चन बोले थे दो तीन, और मैंने कहा था कि पीडीएफ बना के भेजनी है 2-3 दिन में, यस किसी यस ने मैम। भेजी ही नहीं। नहीं, पता ही नहीं था ना लिखना कैसे, तो मैंने स्टार्ट किया था लेकिन आधा लिख के छोड़ दी थी उसके बाद से। ठीक है, इस बार मैं कोई फिर बात लिख के नहीं, भेज दूंगी। लेकिन वही है कि ओके। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? यस मैम। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मैन नहीं, पर्सन परफेक्ट, मेरी मैडम ने सिखाया था हमारे फर्स्ट ईयर में। हम लोग बोलते थे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन नहीं, पर्सन परफेक्ट, ठीक है? इक्वालिटी, ठीक है? बाकी का हम लोग कल करेंगे, ठीक है? कल से हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे। कोई डाउट होगा